नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आखिर वामपंथी लाल सलाम क्यों कहते हैं। यही हमारे चर्चा का विषय है और ये विषय होने के पीछे भी कारण है, क्योंकि लाल सलाम इस समय चर्चा में है। तो ये भी देखेंगे कि आखिर एक बार फिर से लाल सलाम इस समय चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। इसके साथ लाल सलाम की विचारधारा से जुड़े हुई जो विचारधारा है वो इस समय अपने देश में क्यों सिमटती जा रही है, या फिर ये भी बात करेंगे कि वामपंथ या जो लाल सलाम है, लाल झंडा है, इसका जो दुनिया पर प्रभाव था वो अब क्यों सिमट रहा है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। इसके अलावा भारत में जो वामपंथ है उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन था, भारत में जो वामपंथी समाजवादी आंदोलन था, ये क्या था, इसके उदय के पीछे कारण क्या थे और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, चाहे बात करें मुख्य परीक्षा की, दोनों दृष्टिकोण से, और यही नहीं, आपके व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू के दृष्टिकोण से तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही आज के चर्चा का विषय है। चलिए आगे हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ठीक है, चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। हिंदी दिवस के अवसर पे संस्कृति आईएएस लेकर आया है 75% का डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है इसको आप प्राप्त कर सकते हैं 13 से 16 सितंबर 2024 के बीच में। ये जो डिस्काउंट है ये सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पे आपको मिल सकता है। यदि आप इसके संदर्भ में इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, तो दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं, या संस्कृति की जो वेबसाइट है इस पर भी विजिट कर सकते हैं और संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए, आज यही हमारे चर्चा का विषय है कि आखिर वामपंथी लाल सलाम क्यों कहते हैं। वाई से लाल सलाम, ये आज हमारे चर्चा का विषय है। अगर हम बात करें तो ये चर्चा में होने के पीछे भी कारण है। कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण है सीताराम येचुरी। आप देखिए, थोड़ा सा इसको समझने से पहले, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पीटीआई है, अगर इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाएंगे तो वहां पर मैसेज आपको देखने को मिलेगा, और इसी मैसेज के संदर्भ में क्या है कि हम चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, अगर बात करें तो फूल चढ़ाकर आधा हाथ उठाए हुए सीताराम येचुरी की तस्वीर के आगे बोले लेफ्ट के नेता लाल सलाम, और सीताराम येचुरी के निधन के बाद एक बार फिर से देश में जो वामपंथ है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज के समय में चूंकि लेफ्ट केंद्रित जो राजनीति है उसको ये कहा जा रहा है कि वो हाशिए पर आ चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है और वामपंथी लाल सलाम क्यों बोलते हैं, यही आज का मुद्दा है। इसके बारे में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। क्यों ये चर्चा आखिर इस समय चर्चा हो रही है लाल सलाम की, वामपंथ की, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस मुद्दे के पीछे पहले ही हमने बताया जो सबसे बड़ा कारण है वो है सीताराम येचुरी। इनकी कह सकते हैं कि इनका निधन हो चुका है, और इनके निधन होने के कारण एक बार फिर से जो वामपंथ है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा घटनाक्रम के बारे में हम बात करें तो कामरेड जो सीताराम येचुरी हैं इनको लाल सलाम और आधा हाथ उठाकर झकझोरते हुए नेताओं ने कुछ इसी अंदाज में लेफ्ट के दिग्गज नेता और माकपा के महासचिव जो सीताराम येचुरी हैं इनको श्रद्धांजलि दी है। ये इनका निधन होने के बाद जो इनसे संबंधित इनकी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कुछ इसी अंदाज में इन्हें श्रद्धांजलि दी है। बात करें तो बृहस्पतिवार 12 सितंबर 2024 को 72 साल की आयु में इनका दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। कई दिनों से ये जो सीताराम येचुरी हैं ये वेंटिलेटर पे थे, लेकिन अब बात करें तो सीपीआई-एम के दिल्ली ऑफिस में जो इनसे संबंधित जो नेता जुटे थे और येचुरी की तस्वीर के सामने अपने अंदाज में इन्होंने श्रद्धांजलि दी। जब से ये श्रद्धांजलि दी गई खास अंदाज में लाल सलाम कहते हुए, तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ। क्यों बना हुआ है? तो आमतौर पर ऐसे समय में ये देखा जाता है कि पुष्प अर्पित करने के बाद लोग दिवंगत जो व्यक्ति होता है उसकी तस्वीर या उसके प्रतिमा, उसकी इमेज के सामने
प्रणाम करते हैं, लेकिन वामपंथियों का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था। दरअसल जो वामपंथी है, ये जो वामपंथी संस्कृति है, इसमें कामरेड और जो लाल सलाम है उसका एक खास विशेष महत्व है, विशेष मतलब है। साथ ही कामरेड कहना और क्रांतिकारी जो उद्घोष है उसके तौर पे लाल सलाम की जो गूंज है ये दशकों से सुनाई देती रही है। लाल सलाम क्यों कहते हैं, इसी की चर्चा हम करेंगे और इसी कारण से ये एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इनकी श्रद्धांजलि के समय खास तौर पे जो इन्हें श्रद्धांजलि देने का जो तरीका था वो लाल सलाम बोलकर इनके नेताओं के द्वारा दिया गया। इसी कारण से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर लाल सलाम क्यों कहते हैं वामपंथी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, अक्सर जो लेफ्टिस्ट विचारधारा, जो वामपंथ विचारधारा है, एक सोच है, उसको मानने वाले या उससे जो प्रभावित लोग हैं उन्हें कामरेड या फिर उन्हें लाल सलाम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो वामपंथी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वे दूसरा कोई रंग, हरा, नीला, पीला नहीं बोलते। दरअसल लाल का मतलब होता है क्रांति से, और वामपंथ में लाल सलाम का मतलब होता है क्रांति को सलाम करने की भावना, और यही इसका मतलब है। और यह वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए क्रांतिकारी अभिवादन है, और इसमें हाथ को आधा उठाकर नारा लगाने की परंपरा है, जिसमें कहा जाता है लाल सलाम। और वामपंथी लोग समाज के हर इंसान के साथ एक जैसा व्यवहार की वकालत करते हैं। अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूलने की बात कही जाती है, जिससे बराबरी लाई जा सके समाज में। जो एक तरह से कहें कि एक तरह से जो असमानता है उसको समानता के स्तर पे लाने की बात इस विचारधारा के जो लोग हैं वो करते हैं। इस विचारधारा के मूल में सामाजिक बराबरी कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण तत्व है। और इस तरह से देखिए तो इंकलाब जिंदाबाद जैसी जो जोशीला नारा है वो भी क्या है कि वो भी एक तरह से लाल सलाम है। तो ये हमने मतलब समझा कि आखिर वामपंथी लाल सलाम क्यों कहते हैं और इसके पीछे आखिर उनका उद्देश्य क्या है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आ जाती है कि एक समय था जब लाल झंडे का जो प्रभाव था वो दुनिया के कई सारे क्षेत्रों में देखने को मिलता था। यानी उस समय वामपंथी जो विचारधारा है उसका प्रभाव बड़ा ही तेजी से फैल रहा था। अगर इसकी हम चर्चा करें तो आज के समय में अपने देश में वामपंथी नेता हाशिए पर चले गए हैं। ये अलग बात है कि इसके पीछे कह सकते हैं कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और यह समझने से पहले हमें लाल झंडे को समझना होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो देखिए, अगर लाल झंडा है, इसकी जो शुरुआत है ये बगावत और क्रांति का प्रतीक माना जाता रहा है। पहले से ही क्या है कि इस कलर, इस लाल झंडे को ये कहा जाता है कि ये रेवोल्यूशन का कह सकते हैं कि सिंबल है, इंडिकेटर्स है। इसकी शुरुआत रूस से मानी जाती है। एक समय दुनिया की लगभग आधी से अधिक जो आबादी है वो इस लाल झंडे के नीचे एकजुट हो गई थी। इसमें चीन, वियतनाम, क्यूबा जैसे कई सारे जो देश हैं वो शामिल हो चुके थे। बाद में आप जानते हैं कि ये जो पूरा कुनबा था ये दो खेमों में बट गया। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी जो देश आए और रूस के नेतृत्व में लाल झंडे वाले जो देश थे वो आ गए, और इसके बाद फिर ये जो कह सकते हैं कहानी है धीरे धीरे आगे बढ़ गई। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हम अपने बारे में देखेंगे कि आखिर भारत में वामपंथ की स्थिति क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई। अगर इसकी हम चर्चा करें कि भारत में जो वामपंथ है, इसकी चर्चा में अगर देखें तो भारत में भी तमाम जो संघ थे, जो यूनियन थे, उन्होंने लाल झंडा उठाकर अपनी एकजुटता दिखाई, अपने अंदर कह सकते हैं कि एक यूनिटी दिखाई। और छात्र जो राजनीति है, जो लेबर थे, जो श्रमिक थे, सिनेमा, साहित्य जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने लाल झंडे के आंदोलन में शामिल हो गए। और इस तरह से देखें तो कई बड़े बड़े दिग्गज जो थे, नेता थे, कलाकार थे, वो इसके तहत शामिल हो गए। और इसमें कुछ प्रमुख नाम भी थे, जैसे अगर बात करें तो नंबूरी पाद सरकार, बसु जैसे कुछ बड़े दिग्गज थे जो उस समय देखें तो इस वामपंथी विचारधारा के तहत अपने देश में खास तौर पे चर्चा का विषय बने हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ये ऐसी शख्सियत थे जो बड़े पद पे रहते हुए बड़ा ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। अब देखिए, इसमें जो पूरी चर्चा है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि ये चर्चा का जो आज
आज का मूल कारण है वो है सीताराम येचुरी। तो थोड़ा सा पहले इनके बारे में हम देख लेते हैं जो सीताराम येचुरी हैं। तो देखिए, अगर सीताराम येचुरी के बारे में बात करें तो ये काफ़ी पहले से ही क्या है कि ये चर्चा में आ गए थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 12 अगस्त 1952 को हुआ था और निधन अभी 12 सितंबर 2024 को हाल ही में हुआ है। इसके अलावा थोड़ा सा इनके बारे हम देखते हैं कि आखिर कैसे ये चर्चा में आए, इस विचारधारा के अंतर्गत ये कब आए, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सीताराम येचुरी क्या है कि छात्र राजनीति से आए थे। जैसे कि सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जितने भी बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने छात्र जीवन से ही निकल कर आए हैं, और इसके तहत क्या है कि ये भी इन्हीं की तरह थे। और सीताराम येचुरी जो है ये छात्र राजनीति से आए हुए थे। एक बार तो इन्होंने इंदिरा गांधी को जेएनयू के कुलाधिपति पद से इस्तीफा देने पर भी मजबूर कर दिया था, और उसी समय खास तौर पे इनको चर्चा मिली, ये खास तौर पे फोकस में आ गए। और आपातकाल के दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान खास तौर पे जो सीताराम येचुरी हैं इनको विशेष पहचान मिली। इंदिरा गांधी को घेरे हुए जो जेएनयू के छात्र हैं और ज्ञापन पढ़ते हुए युवा जो येचुरी है, खास तौर पे कह सकते हैं कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। और ये जो इनकी तस्वीर है ये एक इतिहास का हिस्सा बन गई जिसको आज हम देख रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से ये चर्चा में है। और अब चूंकि इनका निधन हो चुका है, इनकी निधन से संबंधित खबरें आ चुकी हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर देखें तो ये जो इमेज है एक बार फिर से दर्शाई जा रही है, प्रदर्शित की जा रही है। एक बार फिर से ये जो इमेज है ये चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर ये जो विचारधारा है इतने चर्चा में थी और इतने तेजी से बढ़ रही थी, फिर क्यों ये एक बार फिर से देखें तो बिखर गई है, क्यों ये सिमट रही है? थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि फिर बिखर क्यों गई एकजुटता। जो इतने तेजी से ये विचारधारा के जो लोग हैं एक साथ आ रहे थे, खास बड़े उद्देश्य थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा यही सवाल है कि आखिर ये क्यों सिमटते गए, क्यों बिखरते गए। तो देखिए, एक्सपर्ट हैं जो कह सकते हैं कि विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, हाई टेक्नोलॉजी बढ़ा है, जो प्रौद्योगिकी का स्तर है, जो विस्तार है वो बड़े ही तेजी से फैला है। और इस विस्तार के कारण देखें तो जीवन जो है, आम नागरिक का जो जीवन है, लाइफ स्टाइल है, वो बदला है। और उससे संगठित होने वाले जो उस वर्ग पर सीधा असर पड़ा है जो लाल झंडे लेकर एकजुट हो जाया करते थे। आज वो पहले जैसे जिजीविसा खत्म हो चुकी है। आज के समय में देखें तो व्यक्ति क्या है कि अपने तक सीमित हो चुका है, खुद तक सीमित हो गया है। उसे सिर्फ अपनी और अपने परिवेश की जरूरतों का बोझ ही परेशान किए रहता है। समाज के बारे में या देश के बारे में, किसी खास विचारधारा के बारे में उस स्तर पे नहीं सोचता था जैसे पहले सोचा जाता था। समाज के हिसाब से देखें तो इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही आज के समय में व्यवहारिक है और ये सबके साथ है। बाकी वामपंथ का ही कमाल था कि क्यूबा जैसे देश ने कभी अमेरिका को चुनौती दे डाली थी और शोषण के खिलाफ लाल झंडे का आंदोलन चला था, लेकिन यह अब धीरे धीरे पूरे दुनिया में जो लाल झंडे का प्रभाव है वो कमजोर होते जा रहा है। और दुनिया में ही नहीं बल्कि भारत में भी इसका जो प्रभाव है वो कमजोर होते जा रहा है। अपने देश में ही लाल झंडा अब गाहे बगाहे ही चर्चा में या दिखाई देता है। इसके अलावा थोड़ा सा भारत में अगर हम बात कर लें कि जो कम्युनिस्ट है, आखिर कम्युनिस्ट आंदोलन का आखिर क्या इतिहास रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो शुरुआत है वो 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद, उस समय देखें तो सोवियत संघ का हिस्सा था, अब ये उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। वहीं पर 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई थी और पार्टी की जो स्थापना है वो सोवियत संघ में बोल्शेविक जो क्रांति है उसकी सफलता और दुनिया भर के देशों के बीच में आपसी जो राजनीतिक और जो आर्थिक संबंध बनाने के जोर हैं उनसे वाले दौर में हुई थी। और पार्टी की जो स्थापना है उसमें मानवेंद्र नाथ जो राय हैं अपने देश के, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उस समय खासे चर्चा में थे मानवेंद्र नाथ राय। एम एन राय उनको बोला जाता था, उनकी पार्टनर
इवलिन जो ट्रेड राय थी, अबानी मुखर्जी, रोजा जो फिंटलाक थे, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफीक थे, ऐसे बहुत सारे जो लोग थे वो उस समय इस पार्टी के गठन की घोषणा के समय वहां पर मौजूद थे। इनमें जो एम.एन. राय है ये अमेरिकी कम्युनिस्ट थे, जबकि अबानी इनकी मुखर्जी जो है इनकी सहयोगी है। ये पार्टनर रोजा फिटिगाफ रूसी कम्युनिस्ट थी और कम्युनिस्टों पर खास तौर पे षड्यंत्र करने के जो मामले हैं ये अंग्रेजों के जमाने से ही लगातार चलते रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि इनके उद्भव से संबंधित हमने जानकारी देख ली। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत में वामपंथ का जो उदय है, जो विकास है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भारत में इनके वामपंथी जो विचारधारा है, जो वामपंथ है, आखिर उसका विकास और उदय कैसे हुआ। तो देखिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठती है कि भारत में वामपंथी जो आंदोलन है उसके उदय के पीछे कौन से कारण थे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं सीधे कि भारत में वामपंथी आंदोलन के उदय के कारण कौन से हैं। ये मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, कट्टरपंथ जो समूह है वो गांधी यानी महात्मा गांधी के जो विचार हैं, जो आचरण है, उनसे बहुत खुश नहीं थे। वे कांग्रेस की कृषि और श्रम जो नीतियां हैं उससे भी निराश थे। वास्तव में किसानों मजदूरों की जो वास्तविक शिकायतें हैं उसके प्रति कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा ही उदार था, लॉयल था, और इससे स्वतंत्र कृषक और श्रमिक समूहों के उदय और विस्तार में योगदान मिला। वे धीरे धीरे देखें तो समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने लगे और उनमें से कई ईमानदारी से मानते थे कि समाजवाद या कम से कम समाजवादी समाज की जो संरचना है बनाने के लिए स्वतंत्र और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो प्रयास है वो किया जाना चाहिए। हालांकि उनमें से सभी हिंसक संघर्ष आवश्यकता के बारे में ये नहीं मानते थे कि ये होना चाहिए, लेकिन महामंदी के नकारात्मक प्रभाव ने भारत में वामपंथी आंदोलन को और अधिक बढ़ने में उस समय मदद प्रदान की। तो इस तरह से क्या है कि दो महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण क्या है कि भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय हुआ और कर्मचारियों और किसानों ने बेहतर कामकाजी परिस्थिति की मांग की, लेकिन जो कंपनियां हैं और सरकार सहयोग करने को इसके लिए तैयार नहीं थी और उन्हें यूएसएसआर की प्रगति से बहुत उम्मीदें थी। तो इस तरह से के बहुत सारे कारण थे जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि भारत में जो वामपंथी आंदोलन है ये उसके उदय के कारण माने जाते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी उठती है कि भारत में समाजवादी और वामपंथी आंदोलन की तो बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के साथ अन्य कई कांग्रेसी जो नेता थे वो वैचारिक मुद्दों पर कांग्रेस से सहमत नहीं थे और फिर वो बाद में कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने अहिंसक तरीकों से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण से वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश जैसे जो प्रांत है उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की तीव्र प्रगति का सपना भी देखा गया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रचार ने कांग्रेस सदस्यों और नेतृत्व के बीच में व्यापक कृषि सुधार और औद्योगिक श्रमिकों की जो समस्या है, ऐसे कई सारे जो मुद्दे थे उस पर बहस पैदा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। इसके बाद अगर देखें तो भारत में जो कम्युनिस्ट और वामपंथी आंदोलन था, इसमें खास तौर पे भारत में वामपंथी आंदोलन में कम्युनिस्टों की जो भूमिका थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। यही नहीं, प्रमुख जो इनके चरण हैं उनको अगर हम देखें तो खास तौर पे 4 चरणों में हम बांट सकते हैं। जैसे जो पहला चरण है, अगर पहले चरण की हम बात करें तो इसमें पहला चरण 1920 से 1928 को माना जा सकता है। इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो 1920 में ताशकंद में एम.एन. राय, अबानी मुखर्जी और कुछ मुजाहिरों के द्वारा की गई थी। बाद में 1924 में कानपुर जो षड्यंत्र है खास तौर पे चर्चा का विषय बना। 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट का सम्मेलन की मेजबानी की गई। 1925 और 27 के बीच में 4 मजदूर और किसान पार्टियों की भी स्थापना की गई, जिसके कारण से खास तौर पे ये चर्चा का विषय बना हुआ रहा। यही नहीं, दूसरे चरण की बात करें तो जो इसका दूसरा चरण था वो 1929 से लेकर 34 के बीच में माना जा सकता है, जिसके तहत एक नई अति वामपंथी नीति को लागू करने से इसकी शुरुआत हुई। इन्होंने कांग्रेस पर पूर्ण पैमाने पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये पूरी तरह से हाशिए पर चली गई। इसने आम हड़ताल की मांग की जो इस समय
सफल रही, जिसके कारण से खास तौर पे इसकी चर्चा हुई। वहीं अगर इसके तीसरे चरण की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई वो क्या है कि वर्ष 1934 से लेकर कह सकते हैं 40 के बीच मानी जा सकती है, जिसमें इसकी शुरुआत तब हुई जब कम्युनिस्टों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक और विभिन्न छात्र संगठनों में घुसने की नीति बनाई, जो काफी हद तक कह सकते हैं सफल भी रही। जबकि वहीं इसका जो चौथा चरण माना जाता है वो 1941 से आगे का समय माना जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक अहम मुद्दा सामने आ गया और रूस ने भारतीय कम्युनिस्टों से ब्रिटिश भारत सरकार का समर्थन करने के लिए कहा और सरकार ने पार्टी को वैधानिक मान्यता दे दी, क्योंकि वे सहमत हो गए और जिससे उनकी वफादारी सुनिश्चित हो गई। बाद में एक बार फिर से भारतीयों के बीच पार्टी की जो छवि है वो धीरे धीरे खराब हुई और इसी कारण से बाद में जो स्थिति है वो धीरे धीरे और बदतर होती गई। फाइनल अगर हम बात करें कि ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है तो देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो 1934 में कांग्रेस की एक शाखा के रूप में की गई थी। विदेशी सत्ता के खिलाफ जो लड़ाई है, समाजवादी राज्य का निर्माण है, इसके प्राथमिक लक्ष्य थे। इसके जो प्रस्तावक हैं वो जयप्रकाश नारायण थे और आचार्य नरेंद्र देव जैसे वामपंथी कांग्रेसियों का एक समूह इससे जुड़ा हुआ था। अप्रैल 1969 में चारू मजूमदार के द्वारा स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, मार्क्सवादी जिसको लेनिनवादी भी कहा जाता था, इसने भारत में वामपंथी आंदोलन की विरासत को और आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद भारत में धीरे धीरे और भी जो नए जमाने के जो नेता है वो उन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्हीं में से एक थे सीताराम येचुरी, जो कि आजकल खासे चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनको श्रद्धांजलि। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।